नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे साथियों, और लगे हुए होंगे अपने आरो यारों की तैयारी में। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको बोला था कि मुगल काल NCERT से हटा दिया गया है, तो उसे मैं बाद में करवाऊंगा। उसी प्रकार तो साथियों आज से हम आधुनिक भारत प्रारंभ करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, और जम के पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी यहीं से उठाते हैं, और ज़्यादातर एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से साथियों उठाया जाता है, आधुनिक भारत से। तो आधुनिक भारत की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आधुनिक भारत का मैं आपको एक मोटा मोटा जैसे खाका अगर समझाऊं आसान भाषा में, तो आधुनिक भारत का अब यूरोपियों के आगमन से प्रारंभ करके और स्वतंत्रता तक लगभग लगभग आधुनिक भारत है। उसके बाद भी जैसे संविधान का निर्माण, तो वो पॉलिटी वाला पोर्शन भी हो जाता है। क्योंकि पॉलिटी वाली जब क्लास होती है तो उसमें भी, पॉलिटी वाली क्लास में भी संविधान का विकास, संवैधानिक विकास और उनकी चर्चाएं होती हैं साथियों। तो वो सब इतिहास में, तो या तो आप इतिहास में पढ़ लीजिए या फिर पॉलिटी वाली सर, आज सर जहाँ तक है मैं कोशिश करूंगा कि उनसे आज सर से पॉलिटी भी की क्लास भी करवाई जाए साथियों, आपके ARO के एग्जाम से पहले। तो वो करवा देंगे। अगर वो नहीं करवाते तो मैं संवैधानिक विकास में ही साथियों करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बेफिक्र होकर साथियों अपनी क्लास हम प्रारंभ करते हैं, आधुनिक भारत। और टॉपिक साथियों आप देख पा रहे होंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो साथियों बिना देरी के हम क्लास प्रारंभ करें। एक दो दिन से थोड़ी तकनीकी खामी की वजह से और कुछ स्वास्थ्य के कारणों की वजह से कल भी क्लास नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए हिंदी की थोड़ी मैंने 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला वाली क्लास डाल यूट्यूब पे मैंने चैनल पे मैंने शेयर किया था साथियों, जिससे कि आपको कुछ तो अपने एग्जाम के लिए कुछ सामग्री तो प्राप्त हो साथियों, कुछ कुछ मदद तो मिले। तो इसी प्रकार साथियों कोई बात नहीं, हो जाता है, तकनीकी दिक्कतें चल रही हैं। तो हम सीधे सीधे आते हैं आज के टॉपिक पर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्रारंभ करते हैं, आधुनिक भारत का श्री गणेश करते हैं साथियों। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आगमन अगर ये मैं साथियों, ये हमारा मेन हेडिंग यही रहेगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और ये मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो साथियों इसमें कुछ नहीं है। आपको एक सिंपल से तरीके से मैं समझाता हूँ कि एक शॉर्ट ट्रिक बोल लो या एक शॉर्ट फॉर्म बोल लो, ये मैंने तैयार किया है साथियों याद करने का, क्योंकि क्रम पूछ लेता है। बाकी प्रश्न पूछे ना पूछे, लेकिन क्रम जरूर पूछ लेता है कि कौन सा क्रम रहा, कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी अंतिम में आई। तो ये मैंने आपको एक साथ ही शॉर्ट टिक तैयार करी है मैंने कि आगमन का क्रम, आगमन का, और ये आगमन का क्रम रखकर लिखकर सीधे सीधे मैं साथियों सीधे आपके सामने वही लाता हूँ, PDBDFS। ये साथियों आपको ये समझ लो, एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, या आप समझ लो कि एक आसान भाषा में बड़ा आसान करके जो क्रम है वो सब मैंने आपको बता दिया। ये बस यही याद रखना है इसमें। पहला जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, PDBDFS। इसमें पी से साथियों मैं आपको बताऊं बिना देरी के, जैसे ही मैं आपको करवाऊं, पी से मैं कलर चेंज करके थोड़ा बताऊं। पी का मतलब है पुर्तगीज या पुर्तगाली, पुर्तगाली। डी का मतलब है साथियों डच, डच। बी से तो आप परिचित होंगे ही साथियों, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, जिन्होंने आप कह सकते हो कि कंपनियों में सबसे ज्यादा भारत पर शासन किया। तो ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स। ये साथियों डी डेनिस, डेनिस। एफ साथियों फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और एस साथियों हो गए स्वीडिश, स्वीडिश, स्वीडिश। तो ये साथियों क्रम रहेगा PDBDFS, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स
और फिर उसके बाद डेनिस आएंगे, डेनिस के बाद फ्रांसीसी आएंगे, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आएंगे साथियों। तो ये मैं और आपको उससे करवाऊँ, PDBD FS हटाकर आपको पूरा आप कहोगे कि नहीं सर हमें तो डिटेल में पढ़ना है, तो चलो आपको विस्तार से वैसे करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ महारथी होंगे वो कहेंगे कि सर ये क्या करवा रहे हो, विस्तार से बताओ, तो आपको मैं बता देता हूँ, यहीं पे मैं करवाऊँ। तो हम यहाँ से साथियों प्रारंभ करते हैं। पुर्तगाली, इसके बाद साथियों डच, डच के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद साथियों हम बढ़ेंगे तो डेनिस, डेनिस, और डेनिस के बाद हम यहाँ आएंगे साथियों तो आप आ जाएंगे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद जो अंतिम आता है स्वीडिश, स्वीडन के थे स्वीडिश। तो ये भी कंपनी आई, ये कंपनी का एक कह सकते हैं व्यापारिक मंडल था। तो आप कह सकते हो कि न ज़्यादा इनकी उपलब्धि है, डच की भी कोई उपलब्धि नहीं है, डेनिस की भी नहीं, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी और पुर्तगीज इनकी उपलब्धि हैं साथियों। और पुर्तगीज में मैं आपको बताऊं कि पुर्तगीज सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आए, पहले आए और सबसे बाद में गए, और सबसे बाद में गए, बाद में गए। और बाद में भी कब जाएंगे साथियों, जब 1961 में जब गोवा को मुक्त करवाया जाएगा साथियों, तब 1961 में जाएंगे। तो आप बाद में गए तो 1961 साथियों, आपको जानकारी के लिए और बता दूं तो 1961 में सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं। और उसके बाद आपको मैं बताऊं, सबसे पहले पुर्तगीज आएंगे, पुर्तगीज के बाद साथियों डच आते हैं, डच के बाद ब्रिटिशर्स आएंगे, और ब्रिटिशर्स के बाद डेनिस आएंगे, डेनिस के बाद फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश साथियों। पुर्तगीज सबसे पहले आएंगे और सबसे अंत में जाएंगे साथियों सबसे अंत में। और मैं आपको बता दूं कि अंत में भी आप कह सकते हो कि अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्हें जबरन खदेड़ा गया, उनसे गोवा मुक्त करवाया गया जबरन, तब जाके साथियों ये गए पुर्तगीज नहीं। फिर भी उसके बाद भी आज भी आप देखोगे कि कुछ पुर्तगीज बस्तियां जो मिलती हैं, अब आज भी वहाँ पुर्तगीज आप कैसे संस्कृति है उनका अवशेष प्राप्त होते हैं साथियों। तो सीधे सीधे हम इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि पुर्तगीज पे हम आ जाएंगे। यहाँ से हम सीधे सीधे अपना टॉपिक दूसरा प्रारंभ करते हैं, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में भी। और ये सब मेरे साथी PPT में भी अच्छे तरीके से करवाया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ये सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए अभी थोड़ा करवा रहा हूँ। तो हम सीधे पुर्तगीज पे आते हैं, पुर्तगाली। और जब पुर्तगाली आएंगे तो पुर्तगालियों में साथियों सबसे पहले वास्को डिगामा आएगा। और वास्को डिगामा से पहले भी मैं आपको बताऊं, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो आपको एक और टॉपिक मैं थोड़ा समझा देता हूं, पुर्तगीजों के बाद में बात करेंगे कि जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ साथियों, वो भी अगर मैं आपको समझाऊं तो आप कह सकते हो कि पूर्वी पूर्वी रोमन साम्राज्य था, एक रोमन साम्राज्य साम्राज्य था। अब जब पूर्वी रोमन साम्राज्य था साथियों, और जब पूर्वी रोमन साम्राज्य आप कह सकते हो कि मध्य एशिया से जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो वो पूर्वी रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के आसपास का साथियों साम्राज्य था। वो भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र था वो पूर्वी रोमन साम्राज्य में आता था। उसकी राजधानी, साम्राज्य की राजधानी, की राजधानी राजधानी थी साथियों कस्तुनतुनिया, कस्तुनतुनिया। ये भी आपने सुना भी होगा साथियों नाम, कस्तुनतुनिया। अब कस्तुनतुनिया पे साथियों मैं आपको बताऊं कि कस्तुनतुनिया पे आप देखोगे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो शासकों का, या पूर्वी रोमनों का आप कह सकते हो, या यूरोप के शासकों का उस पर आधिपत्य था। रोमन साम्राज्य का कह सकते हो साम्राज्य था, तो रोमन शासकों का उस पर अधिकार था, उनका शासन था। अब यहाँ पे जब ऐसी राजनीतिक बदलाव आता है तो आप देखोगे कि इस कस्तुनतुनिया पर तुर्की मुस्लिमों का अधिकार हो जाएगा साथियों।
तुर्की मुस्लिमों का, तुर्की मुस्लिमों का या मुस्लिम तुर्की मुस्लिम शासकों का, मुस्लिम शासक का अधिकार, का अधिकार हो गया। और जब राजधानी पे साथियों अधिकार हो जाएगा तो आप देखोगे कि पूरी रोमन साम्राज्य पे भी तुर्की शासकों का अधिकार हो जाएगा, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे बच जाएंगे। तो मेन जो राजधानी थी उस पर साथियों तुर्की मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया। अब जब तुर्की मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया तो जो व्यापार के लिए जो आते थे भूमध्य सागर होते हुए, उन्हें बाधा होने लगी, क्योंकि मैंने आपको करवाया था जब महाजनपद काल से ही, मैंने आपको बताया था कुषाण काल से ही जो सिल्क रूट था उसमें भारत जो भारतीय शासक थे या भारत में जो साम्राज्य थे वो मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे उसमें। और जब मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे, और मध्यस्थता क्यों करनी पड़ी साथियों, क्यों करनी पड़ती थी, आप खुद को मैंने आपको बताया है। तो मैं फिर एक बार अब वही दोहरा देता हूँ कि मध्यस्थता इसलिए करनी पड़ी थी भारत को, क्योंकि जो आप कह सकते हो कि जो रोमन साम्राज्य था और तुर्की साम्राज्य में आपस में आप कह सकते हो कि शत्रुता थी, शत्रु राष्ट्र थे। और जब शत्रु राष्ट्र थे या यूरोपियों से आप कह सकते हो कि जो जो तुर्की साम्राज्य के लोग थे या तुर्की साम्राज्य था वो नफरत करता था या वो उन्हें शत्रु मानता था। और यूरोपीय भी साथियों इन्हें अपना शत्रु मानते थे। आप देखोगे कि जो आप कह सकते हो धर्म युद्ध हुए इन्हें क्रूसेड्स बोला जाता है, वो भी आप देखोगे कि मुस्लिमों में पहले ईसाइयों में होते हैं और उसके बाद आप देखोगे कि फिर मुस्लिमों और ईसाइयों में कई बार हुआ है। तो ये सब मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ साथियों, जब तुर्की मुस्लिम शासक दुनिया पर अधिकार कर लेंगे तो व्यापार में बाधा होगी, और जब व्यापारिक बाधा होगी तो नए मार्गों की खोज के लिए, नए मार्गों की खोज होगी। फिर आप कह सकते हो नए मार्गों की खोज होगी, खोज की गई। और जब नए मार्गों की खोज की गई तो उसी दौरान साथियों आप देखोगे कि उसी दौरान कोलंबस अमेरिका के मार्ग की खोज करेगा और वास्को डिगामा भारत के राज्य का मार्ग की खोज करेगा साथियों। तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि कोलंबस ने कोलंबस ने अमेरिका के मार्ग की खोज की, अमेरिका के मार्ग की खोज की। और वास्को डिगामा ने वास्को डिगामा ने भारत के नए मार्ग की खोज की। तो ये भी साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जब वास्को डिगामा मैंने आपको बताया था कि पुर्तगीज था, एक पुर्तगाली व्यापारी था वास्को डिगामा। पीपीटी में सब विस्तार से दे रखा है, बस यहाँ आप एक बार समझ लीजिए। मैं अब सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। और जब दिमाग में बैठ जाता है तो पेपर में कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछ लेगा इस टॉपिक से, तो आप गलत नहीं करोगे साथियों। तो जब आप देखोगे कि कोलंबस ने इसी दौरान जैसी वह खोज करेगा तो कोलंबस अमेरिका के मार्ग की खोज करेगा। वो भारत के लिए निकला है लेकिन अमेरिका पहुंच जाता है, तो अमेरिका की खोज हो जाती है साथियों। उसके बाद वास्को डिगामा केप गुड होप होते हुए आप देखोगे कि भारत के कालीकट तक पहुंचेगा। और जब कालीकट तक पहुंचेगा, जैसे ही मैं अब इससे आगे अब साथियों में पुर्तगालियों के आगमन की चर्चा करूं यही, तो सीधे सीधे वास्को डिगामा की चर्चा की जाएगी। वास्को डिगामा। और जब वास्को डिगामा की चर्चा करें साथियों तो सबसे पहले आप को पहला पॉइंट, जैसे इसके 3-4 पॉइंट हैं जिन पे आपको साथियों बहुत ध्यान रखना है। वैसे पूछ लेता है अब बार-बार, जैसे आजकल पूछ नहीं रहा लेकिन कई बार पूछा गया है इसके बारे में। तो आप कह सकते हो कि 1498 में भारत के कालीकट कालीकट बंदरगाह पर साथियों पहुंचा। कालीकट बंदरगाह। और जब कालीकट बंदरगाह पर और किसी को और ज्यादा जानना हो तो
1498 करके 20 मई और जोड़ लो, 20 और जोड़ लो। नहीं, वैसे पूछता सिर्फ 1498 ही है, ऐसी डेट वेट नहीं पूछता, लेकिन मैंने पीपीटी में भी ऐड करवाई है, 20 डेट भी डाल रखी है मैंने। 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा पहुंचेगा, तो उसमें आप देखोगे कि जो वहां का जो शासक है जमोरिन, और किसकी मदद से पहुंचा ये भी आप जैसे पूछ लेता है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक गुजराती गुजराती व्यापारी है, गुजराती गुजराती व्यापारी व्यापारी महमूद महमूद और अहमद कर अहमद इब्द जीदी करके है, अहमद अहमद इब्द इब्ज दीजी कुछ ऐसे करके। तो एक बार मैं नाम एक बार कंफर्म कर लेता हूँ साथियों, तो एक बार नाम देख रहे तो पता चला कि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अहमद इब्द मजीद करके, मैं बोल रहा था ना इब्द जीदी करके है कुछ, अहमद इब्द मजीद, अहमद इब्द मजीद की सहायता से साथियों ये भारत के कालीकट तक पहुंचता है। और जब कालीकट बंदरगाह पर ये आ जाता है साथियों, तो ये आप देखोगे कि यहाँ का शासक हिंदू शासक है जमोरिन, जमोरिन इसकी शासक की उपाधि है, जो इसका वास्को डी गामा का स्वागत करेगा। और जब वास्को डी गामा का जब जमोरिन स्वागत करेगा, तो आप देखोगे कि वास्को डी गामा जैसे ही कालीकट पर पहुंचेगा, तो अरब यात्री, जो अरब सॉरी अरब यात्री नहीं, अरब व्यापारी इसका विरोध करेंगे। और अरब व्यापारियों का विरोध का जो कारण था वो साथियों आर्थिक था, धार्मिक कारण बिल्कुल नहीं था। आपके दिमाग में बिल्कुल भी आए तो आप बिल्कुल समझ लो कि आर्थिक कारण था, क्योंकि उनका व्यापार पे उस समय एकाधिकार था अरब व्यापारियों का। और जब यूरोपीय व्यापारी आएंगे तो उन्हें भाई आर्थिक नुकसान होगा, तो उनका विरोध का कारण सिर्फ आर्थिक था। तो साथियों आपके दिमाग आप बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जब कालीकट पे पहुंचेगा, जब मोरिन इसका स्वागत करेगा, तो उसके बाद आप देखोगे ये भारत से मसाले और आप कह सकते हो मसाले में भी अब प्रमुख देखा जाए तो काली मिर्च लेके जाएगा यूरोप। और जब ये यूरोप वापस जाएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ से जितने में ये खरीद के लेके गया है और इसकी पूरी यात्रा का खर्च निकाल के इसे 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होगा साथियों, 60 गुना ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी एक वस्तु का, किसी वस्तु है इसका कोई एक रेट है, जैसे ये 25 पैसे में मिल रही है, कह सकते हो सीधे सीधे ये 1 रुपए में मिल रही है, 1 रुपए इसकी कीमत है। और जब इसे हम लेके जाएं, और तो इसी में हम अब ऐड कर सकते हो कि 5 रुपए हमारा, 5 रुपए हमारा लग गया भाड़ा। और जब 5 रुपए हमारा, एक सेकंड में पूरा आपको समझाता हूँ कि ये कोई वस्तु है, इसका मार्केट प्राइस आप कह सकते हो 1 रुपया, 1 रुपया, और 5 रुपए हमारा भाड़ा लग गया, 5 रुपए, तो 6 रुपए हो गए साथियों। अब 6 रुपए में हम वहां पहुंच गए, 6 रुपए में कोई वस्तु हम लेके आए, और 6 गुणा 60 कर लो साथियों, तो 360 हो गए। एक जो वस्तु हम 6 रुपए में खरीद के लाए उसे 360 रुपए में बेच रहे हैं। इतना ज्यादा साथियों, 60 गुना ज्यादा इसे मुनाफा होता है। और जब 60 गुना ज्यादा मुनाफा होगा साथियों, तो इससे और भी अरब या आप कह सकते हो कि पुर्तगीज व्यापारी और आकर्षित होंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ इतनी सस्ती चीज मिल रही है और वहाँ की वस्तुएं और मसाले यहाँ पे इतने महंगे बिकते हैं साथियों। तो उससे व्यापार आप कह सकते हो पुर्तगाल और भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे। और इसी के बाद आप देखोगे कि पुर्तगीज कंपनी आएगी, और पुर्तगीज कंपनी के को व्यापार के लिए यहाँ भेजा जाएगा। उसमें फिर देखोगे आप गवर्नर जनरल आएंगे, वायसराय और गवर्नर। सबसे पहला वायसराय आप देखोगे कि उसमें अल्फांसो द अल्बुकर्क आए, सॉरी अल्मीडा आएगा। अल्मीडा के बाद साथियों अल्बुकर्क आएगा। अल्बुकर्क के बाद एक दो महत्वपूर्ण है, जिसे और ज्यादा देखा जाए तो एक ही महत्वपूर्ण है, नानी दो कुन्हा करके। तो वही है साथियों। तो सीधे हम पीपीटी पे पहुंचते हैं। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। तुम सीधे हम पहली अगर पीपीटी निकालें, तो आप देखोगे कि यूरोपियों का आगमन, मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोपियों के आगमन की जब चर्चा होगी, तो यूरोपियों के आगमन टॉपिक है साथियों। और जब टॉपिक का नाम यूरोपियों का आगमन है, और क्रम मैंने बताया था कि PDBDFS, ये अभी मैंने आपको समझाया है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश,
ये साथियों इनका क्रम है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने दे दी है, इसमें आप समझ जाओगे। पी पुर्तगीज, डी डच, बी ब्रिटिशर्स, डी डेनिस और एफ फ्रांसीसी और स्वीडिश साथियों। पुर्तगीज सर्वप्रथम आए, मैंने अभी आपको करवाया था, और सबसे अंत में 1961 में गए। वो भी गए क्या, जबरन जबरिया भगाया गया यहाँ से। इससे आगे जैसे हम आएंगे तो साथियों मैंने अभी आपको बताया कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया थी, और कस्तुनतुनिया इस पर मुस्लिम नियंत्रण स्थापित हो गया। और मुस्लिमों में साथियों नियंत्रण मैंने अभी आपको बताया था कि तुर्की मुस्लिम नियंत्रण, तुर्की जो खलीफाओं का आप कह सकते हो, तुर्की शुरुआत से खलीफाओं की वो रही है। मोहम्मद साहब के बाद जो 4 खलीफाओं को मैंने आपको इस्लाम के परिचय में करवाया, 4 खलीफाओं को जो शासन है वो भी साथियों तुर्की साम्राज्य की बात होगी। तो इस पर जब तुर्की मुस्लिमों का नियंत्रण स्थापित हो गया, अतः यूरोपियों का पूर्वी देशों से व्यापार बाधित हुआ। मैंने अभी आपको समझाया कि जब यूरोपियों का बाधित क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से शत्रु राष्ट्र थे, और जो शत्रु साम्राज्य आपके शत्रु राष्ट्र थे तो व्यापार बाधित होगा। और कस्तुनतुनिया भूमध्य सागर के आसपास अवस्थित अवस्थित है, और उस पर कुछ तो आप कह सकते हो कि तुर्की वही मैं अभी आया था, मुस्लिमों का या तुर्की साम्राज्य का या तुर्की मुस्लिमों का नियंत्रण था, नियंत्रण हो गया। अतः यूरोप के लिए नए मार्गों की तलाश शुरू हुई। जब नए मार्गों की तलाश शुरू होगी तो उसी में साथियों कोलंबस, इसी क्रम में अनेक भौगोलिक खोजें सामने आई। और जब अनेक भौगोलिक खोजें सामने आएंगी तो आप देखोगे कोलंबस ने अमेरिका के लिए मार्ग की खोज की, और वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की साथियों, भारत के नवीन मार्ग की खोज की। तो ये साथियों वास्को डी गामा भारत के नवीन मार्ग की खोज करेगा। और सीधे हम जैसे ही आएंगे तो वास्को डी गामा पर आएंगे। और वास्को डी गामा की अगर मैं बताऊं तो उससे पहले जो वास्को डी गामा किस मार्ग से आया था वो भी मैं आपको एक बार मैप में, मैं खुद मैप लेके आया हूँ साथियों, तो आपको करवा देता हूँ, एक बार समझा दूं। ये थोड़ा आपको क्लियर, हल्का सा थोड़ा धुंधला धुंधला सा अगर आपको लग रहा हो, तो वैसे तो क्लियर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट, ये साथियों पुर्तगाल है। और पुर्तगाल से साथियों ये जब निकलेगा वास्को डी गामा इधर नए मार्ग की खोज के लिए, तो ये सीधे साउथ अफ्रीका आप कह सकते हो, यहाँ से मोरक्को और वेस्टर्न सहारा और ये सब यहाँ से तट से होते हुए यहाँ से सीधे या साउथ अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ पे साथियों केप ऑफ गुड होप है, जिसे आप कह सकते हो कि एक यात्रियों का आराम गृह बोला जाता है। वहां से होते हुए सीधे साथियों कालीकट, भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचेगा। ये साथियों यहाँ पे नहीं है, ये है गुजरात में कालीकट। ये गुजरात में पहुंचेगा साथियों कालीकट बंदरगाह पर। और जब कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचेगा तो जमोरिन इसका स्वागत करेगा। मैंने अभी आपको बताया जमोरिन हिंदू शासक है, ये अभी आपको मैंने जस्ट समझाया, तो बस मैंने मार्ग दिखाने के लिए कि कहाँ से कैसे आया। तो ये यहाँ से साथियों सीधे ये केप ऑफ गुड होप, यहाँ ये साथियों केप ऑफ गुड होप, गुड होप होते हुए साथियों ये आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जैसे ही सीधे हम अपने वास्को डी गामा पे पहुंचते हैं, तो वास्को डी गामा की साथियों आप देख पा रहे होंगे वास्को डी गामा की, यह कालीकट बंदरगाह पर 20 मई, हाँ मैंने बताया था ना 20 मई मैंने दे रखा है। तो अगर जिसको लग रहा हो कि और अंदर तक पढ़ना है तो साथियों आप 20 मई 1498 याद करना। 20 मई 1498 को पहुंचा गुजराती व्यापारी अहमद इब्न मजीद, साथियों गुजराती व्यापारी था, इसकी सहायता से पहुंचा, इस सहायता से पहुंचा साथियों, सहायता से। उसके बाद आप देखोगे इसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये तो साथियों मैंने अभी बताया ही है कि नए भारत के नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और ये साथियों यहाँ पे मैं अगर बता दूं कि ये हिंदू शासक था, हिंदू शासक था, शासक हिंदू शासक था। इसके बाद जैसे ही हम आएंगे साथियों तो अरब व्यापारी इसका विरोध करेंगे। और व्यापार का जो कारण था वो आर्थिक था, आर्थिक था, धार्मिक नहीं था। बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल धार्मिक नहीं था कोई भी कारण, आर्थिक था। क्योंकि उनकी जो व्यापार करते थे उनके एकाधिकार को समाप्त आप कह सकते हो, एकाधिकार में कोई अगर आ जाएगा, कोई लगातार जिसका व्यापार पर एकाधिकार है उसके, या कोई दूसरा व्यापारी उसका प्रतिद्वंदी आ जाएगा तो साथियों विरोध तो करेंगे करेंगे। तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद भारत आगमन से पुर्तगाल एवं भारत के मध्य व्यापारिक संबंध, मैंने अभी आपको समझाया कि जब भारत व्यापारी आएंगे पुर्तगीज तो भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापारिक संबंध तो स्थापित होंगे होंगे। यह भारत से काली मिर्च और अन्य मसाले लेकर वापस पुर्तगाल लौटा साथियों। वहीं उसे काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफा, भी मैंने आपको समझाया कि 60 गुना, जिसे ऐसा कोई व्यापारी जो 2 गुना मिल जाए तो
इतना खुश होता है, इतना बचत कर लेता है, उसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफ़ा भी प्राप्त हो रहा है साथियों, वो क्यों नहीं आएगा? वो आएगा, वो तो भागते हुए आएगा, क्योंकि उसे 60 गुना साथियों मैंने अभी आपको समझाया है कि जो ₹6 की चीज़ है वो 360 में बिकेगी। तो इतना जब मुनाफ़ा मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है साथियों, सामान्य सी बात है, इसमें आना ही पड़ेगा। जिससे अन्य पुर्तगालियों को भी भारत में व्यापार के लिए प्रोत्साहन मिला साथियों। और जब अन्य पुर्तगालियों को भारत में व्यापार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा साथियों, तो और व्यापारी आएँगे और पुर्तगाली कंपनी जैसे आएगी। अब पुर्तगाली कंपनी की साथियों मैं चर्चा करूँ, तो पुर्तगाली कंपनी में साथियों, इनकी कंपनी को अगर जैसे बोला जाए तो कंपनी को बस्ती भी बोलते थे। बस्ती, केंद्र, कहीं आपने सुना होगा फैक्ट्री, कहीं आपको किले, दुर्ग, कारखाना, तो ये सब साथियों क्या थे? ये सब जितने भी नाम आपको मिलेंगे, ये भंडार गृह थे। भंडार गृह थे। यहाँ साथियों मैं आपको बताऊँ कि यहाँ उत्पादन नहीं होता था, उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं होता था। यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था साथियों, यहाँ उत्पादन नहीं होता था, कंपनी नाम बेशक था, तो कभी कहीं बस्ती आपको मिलेगा, कहीं केंद्र मिलेगा, कहीं फैक्ट्री मिलेगा, कहीं किले मिल जाए, किले या दुर्ग या कारखाना नाम मिलेगा। लेकिन सबका एक ही आप कह सकते हो निष्कर्ष एक ही था कि सबका मतलब यही था कि भंडार गृह को साथ ये अलग-अलग नामों से बोलते थे और यहाँ प्रोडक्शन या उत्पादन किसी भी वस्तु का नहीं होता था जो कंपनी आप समझ रहे हो। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने अब बताया। और ये तो साथियों मैंने आगे और करवा दिए हैं कि पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा है, तो ये 3 नहीं है और आगे भी हैं। तो तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, भौतिक स्थापत्य, आप देखोगे कि पुर्तगाली चित्रकला का या यूरोपियन चित्रकला का विकास होगा। उसके बाद आलू की खेती, टमाटर की खेती, ये सब भी साथियों को पुर्तगीज़ ने लेकर ये आए थे। और गिरजाघरों पर मेहराब का निर्माण, ये भी साथियों पुर्तगीज़ की थी। एक साथियों चर्चा होगी कार्टेज आर्मेडा काफ़िला पद्धति। या परमिट परमिट जैसे अब कार्टेज को बोला जाता था, कार्टेज को परमिट बोला जाता था और आर्मेडा साथियों नौसेना को बोला जाता था। तो ये मैं आपको समझाऊँगा विस्तार से। मैंने वो एक अलग सी स्लाइड बनवाई है इसी के लिए। अगर इससे आगे जैसे फिर स्लाइड आ ही जाएगी, अभी समझा दूँगा तो साथियों फिर स्लाइड में क्या समझाऊँगा। तभी जैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर फ्रांसिस द अल्मीडा वायसराय और गवर्नर बनकर आया साथियों। अब जो पहला पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होगा कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये 1505 से 1509 तक रहेगा साथियों। ये अभी मैं आपको यहाँ से बता दूं कि ये 1505 से 1509 तक रहेगा। 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब इसकी साथियों मैं बताऊं, ये इसकी जो हाँ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी नीले पानी की नीति पर। अब इसकी नीले पानी की नीति क्या थी? नीले पानी की नीति सिर्फ ये थी कि साथियों कि यहाँ जितने में आप व्यापार करोगे वो हमारी मर्जी से करोगे। हम जैसे चाहेंगे वैसे व्यापार करोगे। ये साथियों नीले पानी की नीति थी। इनका आप देखोगे इससे आगे इससे इससे हिंद महासागर पर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी पॉलिसी साथियों ये पॉलिसी है। पॉलिसी नीले पानी की नीति का प्रतिपादन किया। नीले पानी की नीति यही थी और इसी से जुड़ी हुई साथियों आपको मिलेगी कि कार्टेज अरमिडा काफिला पद्धति, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके आगे जैसे ही दूसरा जो आएगा गवर्नर, वो साथियों अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्बुकर्क है साथियों ये अल्बुकर्क। 1509 से साथियों ये रहेगा 1525 के लगभग रहेगा, 1529 तक साथियों रहेगा। तो सीधे सीधे ये 1515 तक रहेगा, 1515 तक साथियों ये रहेगा। इसने नीले पानी की नीति को बंद कर दिया। अल्बुकर्क आया तो उसे पता चला कि ये गलत तरीका है इस तरीके का, उसने बंद कर दिया। उसके बाद आप देखोगे कि 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर ये भारत आया था। इसने पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसे वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है साथियों? क्योंकि इसने गोवा को छीन लिया। जो आदिल आप कह सकते हो कि बीजापुर के शासक आदिल शाह से इसने गोवा को छीन लिया और वहाँ अपना कंपनी आप कह सकते हो कि वहाँ उस पर गोवा पर अपना अधिकार किया। कंपनी तो ये साथियों मसूलीपट्टनम में पहली अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। इसके बाद आप देखो 1510 में इसने बीजापुर के शासक अभी मैं आपको बताया था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद 1511 में साथियों ये दक्षिण एशिया में मलक्का मलक्का स्टेट आपने देखा होगा कि और भी जो मलक्का की चर्चा होगी
तो दक्षिण एशिया में मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर, फारस की खाड़ी वो लाल सागर वाली, फारस की खाड़ी के मुहाने पर हॉर्मुज बंदरगाह है या हॉर्मुज जगह है, उस पर साथियों अधिकार करेंगे ये। तो मेन आपको मैं बताऊं, पुर्तगीज दक्षिण एशिया में भी अपना अपना जब आप देखोगे कि अभी जब इनका जब कह सकते हैं कि हिंद महासागर पर एकाधिकार या हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार हो जाएगा, जब ब्लू वाटर पॉलिसी जब ये लेके आएंगे, नीले पानी की नीति और कार्टेज अर्मेडा, तो आप देखोगे कार्टेज अर्मेडा पद्धति ऐसा हो सकता है कि एक अनुमति पत्र या परमिट हो गया, इसे लेना अनिवार्य था अगर हिंद महासागर में आपको व्यापार करना है तो। और जब हिंद महासागर में अगर आपको व्यापार करना है और कोई अगर अर्मेडा पद्धति नहीं लेता था तो उसे दंडित किया जाता था और उसके आप कह सकते हो जहाज को लूट लिया जाता था पुर्तगीज के द्वारा। और अगर उसमें भी अगर आपने अनुमति पत्र ले लिया तो अर्मेडा पद्धति से आपको परमिट मिल भी गया, तो परमिट मिलने के बाद भी साथियों आप गोला बारूद की व्यापार नहीं कर सकते थे और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है और आगे भी आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अल्बुकर्क को विजयनगर के शासक कृष्णा देव राय ने साथियों अपना एक कह सकते हो कि अपना नियंत्रण या कह सकते हो भटकल में दुर्ग, और दुर्ग का मतलब वही है साथियों कंपनी बस्ती दुर्ग, मैंने शुरुआत में समझाया था, भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी। इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए साथियों, विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही साथियों कुछ ऐसे ही कारण थे जो आप देखोगे कि पुर्तगीज के पतन का कारण में मैं आपको बताऊंगा। एक आपको कार्टेज अर्मेडा पद्धति नजर आएगी, एक आपको ये बात जो पुर्तगीजों के द्वारा हिंदू स्त्रियों से विवाह करने की जो योजना, ये साथियों आपको पतन का कारण बनेगी। और मेन इनका जो कारण बनेगा साथियों धार्मिक असहिष्णुता। इन्होंने ईसाईकरण की कोशिश की साथियों, लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश की। यहीं से साथियों जनता असंतुष्ट होगी इनसे और यही इनके पतन का कारण बनेगा साथियों। तो इससे आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि नीनो डी कुना, ये एक साथियों एक और कह सकते हैं गवर्नर जिसकी चर्चा होती है, इसी जो महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखोगे 1530 ईस्वी में इसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया और सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई साथियों। तो इसकी ये उपलब्धि है। और इससे इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन पर अधिकार करेगा। एक तो बसीन द्वीप था और दीव, दमन और दीव वाला द्वीप साथियों पर आप कह सकते हो आधिपत्य जमाया या आधिपत्य कर लिया साथियों, आधिपत्य स्थापित किया। ये आपकी समझ में आएगा। धीरे धीरे पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर होने वाले व्यापार पर एकाधिकार हो गया साथियों। अब इसके बाद जैसे एकाधिकार हो गया तो अब देखो अब लेके आएंगे साथियों कार्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति। तो इसके बाद जैसे ही अर्मेडा मैं बता रहा था कि इसके बाद मैं करवाऊंगा, तो ये आ गया कार्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति। ये मैंने अलग से मैंने बनवाया था कि इसे समझाऊंगा उस तरीके से। ये साथियों कुछ नहीं था, एक अनुमति पत्र या लाइसेंस तरीके का था कि अगर तुमने लाइसेंस ले लिया या आपने इजाजत ले ली या परमिट ले लिया, परमिट एक अनुमति पत्र अनुमति ले ली तभी व्यापार कर सकते हो आप हिंद महासागर में। इसके अलावा आप व्यापार की अनुमति नहीं थी। और परमिट लेने वाले व्यापारियों को भी गोला बारूद और मैंने अभी आपको बताया था काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। परमिट लेने के बाद भी साथियों गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। और जब गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी तो मसाले के लिए ही साथियों सबसे ज्यादा व्यापारी आ रहे थे। और व्यापारी जब मसाले, एक व्यापारी को जब मसाला ही नहीं मिलेगा, काली मिर्च ही नहीं मिलेगी, उसका आप व्यापार नहीं करने दोगे, उसको और आप कह सकते हो कि आयात निर्यात नहीं होगा, तो फिर व्यापारी क्या करेगा, घाटे में जाएगा। तो इनकी आप कह सकते हो कि जो जितनी पद्धति नीले पे पानी की नीति या कार्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति, ये सिर्फ अपने व्यापार को आप कह सकते हो कि व्यापार पर एकाधिकार बना रहने के लिए, काली मिर्च का व्यापार पर एकाधिकार बना रहने के लिए, ये सब उसके लिए साथियों उनकी नीतियां थी। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में ले जाना चाहता था या भेजना चाहता था साथियों, तो इसे परमिट लेना पड़ता था, तो उसे अनुमति लेनी पड़ती थी। उसे कार्टेज को आप कह सकते हो कार्टेज लेना पड़ता था। कार्ट नहीं साथियों, ये कार्टेज कार्टेज का मतलब यही है साथियों कि परमिट लेना पड़ता था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। उसके लिए फीस भी लेते थे साथियों। तो उनका तो दोनों तरफा साथी फायदा है। तो इसी के बाद आप देखोगे कि
और हाँ, एक मैंने नोट अलग से इसीलिए लिखवाया है कि खुद अकबर ने भी आप कह सकते हो कि परमिट को स्वीकार किया था। कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति वाले जो परमिट था, जो अनुमति पत्र था, अगर हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए, तो खुद अकबर, जो आप कह सकते हो मुगल सम्राट था, उसने स्वीकार किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो विद्यार्थियों के कितने ताकतवर होंगे उस समय। एक सम्राट भी उनकी अनुमति, आप कह सकते हो अनुमति पत्र को मानना है कि अगर हमें व्यापार करना है तो इसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हिंद महासागर पर साथियों उस समय पुर्तगीजों का एकाधिकार था। उसके बाद आप देखोगे कि डच आएंगे, और डच के बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स आएंगे तो पुर्तगीजों का धीरे धीरे, क्योंकि उनकी नौसेना इनसे भी आप कह सकते हो इनसे भी ताकतवर थी, या इनसे भी कुशल थी, इनसे भी समृद्ध थी, और वो अपनी सर्वश्रेष्ठता कह सकते हैं कि आप दिखा भी चुके थे। एक युद्ध होता है, मैं ब्रिटिशर्स से आने आने दो, इसके बाद डच है, डच के बाद हो सकता है कि कल ब्रिटिशर्स करवाऊंगा तो उसमें विस्तार से समझाऊंगा आपको कि कैसे उन्होंने अपनी एक आप कह सकते हो अपनी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित की, या सर्वश्रेष्ठता को अपने आप कह सकते हो कि अपनी पहचान बनाई, तो वो सब मैं करवाऊंगा साथियों। अब आ गया पुर्तगालियों की देन या योगदान। ये आप कह सकते हो कि पुर्तगालियों की क्या क्या देन रही है साथियों, ये पूछ लेता है, ये प्रश्न यहाँ से पूछेगा साथियों, और या तो वास्को डिगामा से पूछेगा, या यहाँ से पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना, या फिर अल्बुकर्क और अल्फांसो डी अल्मीडा से पूछेगा। तो सबसे पहले साथियों पेंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती, यूरोपीय भवनों के निर्माण की गोथिक शैली, यूरोपीय भवन निर्माण की जो गोथिक शैली है वो साथियों आपको नजर आएगी। यूरोपीय चित्रकला के चित्र नजर आएंगे। उसके बाद आलू की खेती, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण पद्धति, ये सब साथियों आपको जो पुर्तगालियों की योगदान या पुर्तगालियों की देन साथियों, ये कुछ जहाँ से पूछता है साथियों, तो इस पे आप ध्यान रखना। इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पुर्तगालियों के पतन का कारण, और पुर्तगालियों के पतन के कारण से पहले चलो कारण ही करवा दूँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करवाऊंगा। पुर्तगालियों के पतन का कारण मैंने अभी आपको बताया था कि धार्मिक असहिष्णुता या ईसाईकरण की नीति मेन कारण ये बना। उसके बाद आप देखोगे कि भारतीय व्यापारियों से लूटपाट, और भारतीय व्यापारियों से लूटपाट क्या, अरब अरब वाले व्यापारियों से भी लूटपाट करेंगे ये साथियों, कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति के द्वारा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि भारतीय महिलाओं संग विवाह करने की नीति, कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति, ये सब मैंने अभी आपको समझाया था कि क्या क्या पतन के कारण बनेंगे, तो वही है। उसके बाद आप देखोगे साथियों कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाएगा। और जब चार्ल्स द्वितीय से, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से उसका विवाह हो जाएगा, तो जो बॉम्बे द्वीप है, जो बम्बई, जो प्रेजेंट में जो बम्बई शहर है, महाराष्ट्र की राजधानी है, वो एक द्वीप पे बसी हुई है साथियों, ये आपको पता होगा। वो आप भूगोल में, अगर भूगोल की क्लास करी होंगी आपने, तो भूगोल में करवाया होगा सर ने। तो वो बॉम्बे द्वीप को एक आप कह सकते हो उपहार स्वरूप प्रदान करेंगे, क्योंकि बॉम्बे द्वीप था उस समय जब आप कह सकते हो कि पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगीजों का कब्जा था। तो तभी पुर्तगीजों की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है, और उपहार स्वरूप बॉम्बे उस ब्रिटिश राजकुमार को दिया जाता है साथियों। और वह राजकुमार 1668 में बॉम्बे द्वीप को साथियों ब्रिटिशों की ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर उठा देता है, या किराए वार्षिक किराए पर। और वार्षिक किराए में क्या 10 पाउंड या 8 पाउंड उसमें दे रखा होगा, या 10 पाउंड में, मैंने अभी आपको बताया था कि 10 पाउंड वार्षिक में किराए पर दे देता है। 1661 में पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। इसमें अतः उपहार स्वरूप बम्बई या बॉम्बे द्वीप ब्रिटिश राजकुमार को प्रदान किया जाता है। और 1668 में बॉम्बे द्वीप को ब्रिटिश कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आएगी, उसे ब्रिटिश राजकुमार 10 पाउंड वार्षिक, मतलब वर्ष में 10 पाउंड के किराए पर उसे दे देता है। तो ये साथियों आपको ये जानना था। उसके बाद आएगी साथियों डच कंपनी। डच कंपनी की जब बात करेंगे तो ये एक सरकारी कंपनी थी। और डच का मतलब ये है साथियों हॉलैंड। हॉलैंड क्या, जो वर्तमान में जो नीदरलैंड वाला जो आप कह सकते हो क्षेत्र है, वो साथियों हॉलैंड बोला जाता था पहले।
तो ये सरकारी कंपनी थी और जितनी भी संधियाँ, और सरकारी कंपनी का मतलब है कि जितनी भी संधियाँ, युद्ध और आप कह सकते हो कि क्षेत्र विस्तार, ये एक तो सरकार की अनुमति से करेंगे और बाकी ये सब अधिकार सरकार ने कंपनी को दे रखे थे कि तुम क्षेत्र विस्तार भी कर सकते हो, तुम संधि भी कर सकते हो, और तुम सीधे-सीधे अगर आप कहो तो क्षेत्र विस्तार, संधि और युद्ध, युद्ध भी करना हो तो आप अपनी हिसाब से कर सकते हो, आपको ये अधिकार है। स्वीकार अधिकार दिया। उसके बाद मैं आपको जैसे समझाऊँ तो ये मेन समझना ये जो आप कह सकते हो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें ये वाला पोर्शन तो मैंने अभी बताया था कि मालाबार तट था। ये वाला पोर्शन साथियों कोरोमंडल तट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला एक पोर्शन ये भी कोई तट है और ये भी तट है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये साथियों कोंकण तट है। कोंकण कोंकण वैसे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, कोंकण तट। और ये साथियों उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, सरकार तट। तो जब उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट और मालाबार तट, मेन हमें साथियों जानना है, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। मेन हमें जानना है कि मालाबार तट और कोरोमंडल तट के बारे में साथियों। तो जो कोरोमंडल तट था, आप देखोगे कि जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो जो कोरोमंडल तट था उस पे डच व्यापारी थे। कोरोमंडल तट पर साथियों डच व्यापारियों का अधिकार था और वो आपको साथियों वस्त्र व्यापार पर बल दिया करते थे जो डच थे। वो मसाले पर ज्यादा बल नहीं देंगे साथियों, वस्त्र व्यापार पर। और मालाबार तट पर साथियों पुर्तगीज थे, पुर्तगाली व्यापारी थे, ये मसाला व्यापार पर बल देते थे। तो ये आपको समझ में मतलब समझाने के लिए मैं ये मैप लेके आया हूँ कि एक साइड तो मालाबार तट पर पुर्तगीज थे जो मसाला व्यापार पर बल दे रहे थे, और दूसरी साइड कोरोमंडल तट पर डच व्यापारी थे जो वस्त्र व्यापार पर बल दिया इन्होंने। इन्होंने मसाले का व्यापार नहीं, हालांकि ये मसाले के व्यापार से जुड़े हुए थे, लेकिन ये मसाले का व्यापार साथियों इंडोनेशिया, इनके जैसे ही आप जैसे ही मैं आगे करवाऊंगा तो आप देखोगे कि इनके मुख्यालय इंडोनेशिया के वाटविया में इनका मुख्यालय होगा, या मुख्य केंद्र होगा, या मुख्यालय होगा। और उसी मुख्य केंद्र से ये भारत में होने वाले अपने व्यापार पर, या भारत से जो भी व्यापार होता था उस पर ये वहीं उसी मुख्य केंद्र से नियंत्रण रखते थे। तो ये सब आपको नियंत्रण रखने के लिए ये इंडोनेशिया के अपने मुख्यालय का प्रयोग करेंगे भारत में नियंत्रण का। तो मेन जो व्यापार जो चल रहा था वो वहीं से चल रहा था। इसके बाद हम जैसे ही हम आगे आएंगे, और एक मैं आपको जैसे इसमें और एक बार करवाऊं यहाँ पे कि जो कोरोमंडल जो डच व्यापारी थे वो वस्त्र व्यापार पर बल दिया उन्होंने। इसीलिए आप देखोगे कि इसके बाद जैसे ही आगे होंगे तो बेदरा का ये एक युद्ध होगा जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा इन्हें हरा दिया जाएगा, डचों को। और ये फिर उसके बाद सीधे अभी फिर ये दक्षिण एशिया में इंडोनेशिया और सब चले जाएंगे भारत से। तो ये बस छोटी सी एक वो था, और पॉइंट दे रहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ पॉइंट इसमें दे रखे हैं साथियों। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इसकी देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। सरकार का नियंत्रण था, तो सरकारी कंपनी थी साथियों। कंपनी द्वारा की जाने वाली सभी संधियां उस पर या सरकार के नाम से होती थी। सभी संधियां साथियों सरकार के, जब सरकारी कंपनी होगी तो वो तो साथियों सरकार के नाम से होगी, ये तो सामान्य सी बात है, ये आपकी समझ में आ भी रहा होगा। कंपनी को युद्ध करने युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति प्राप्त थी। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी को युद्ध करने और संधि करने और क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, या शक्ति दे रखी थी। हालांकि सरकारी कंपनी थी लेकिन सरकार ने उन्हें पूर्णतः शक्ति दे रखी थी कि आप ये कार्य भी कर सकते हो। कंपनी ने कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया। मैंने अभी आपको समझाया कि कोरोमंडल तट को उसने अपने व्यापार का आधार बनाया, और मसूलीपट्टनम में अपना। अब ये साथी पूछ लेता है, इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, या ट्रिपल स्टार लगा नहीं 4 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि पूछ लेता है कि डच ने सबसे पहली अपनी कंपनी कहाँ बनाई, तो मसूलीपट्टनम में बनाई। मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र या कारखाना या कंपनी या बस्ती, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है। डचों ने मसाले की जगह वस्त्र के निर्यात पर ज्यादा बल दिया, वस्त्रों के निर्यात पर साथियों बल देगा। उसके बाद आप देखोगे कि भारत से वस्त्र निर्माण का सर्व प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय, प्रेम नहीं साथियों, ये श्रेय है, श्रेय
श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्होंने इस जो वस्त्रों को, भारतीय वस्त्रों को निर्यात यहाँ से निर्यात किया साथियों। तो निर्यात करने का श्रेय जाता है, ये एक पॉइंट मैंने वैसे ही डाल दिया। अब देखो अंततः 1759 में बेदरा का युद्ध, बेदारा का युद्ध या बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया साथियों। तो डच अंग्रेजों को साथियों बेदरा के युद्ध में पराजित करेंगे। तो ये आप क्या कह सकते हो कि जितनी भी वो थी उसमें आज जो मैंने आपको करवाया वो मैंने यूरोपियों के आगमन करवाया, पुर्तगीज कंपनियों के बारे में बताया कि पुर्तगीज कंपनी, और डच छोटा सा था एक टॉपिक, तो मैंने कहा पुर्तगीज के साथ ही डच कर देंगे। कल की क्लास में साथियों, कल से की क्लास में ब्रिटिशर्स पर चर्चा होगी और ब्रिटिशों की ईस्ट इंडिया कंपनी पर चर्चा होगी, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कोई साथी, कोई विद्यार्थी अगर चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहा करिए साथियों। तो साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे।